हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज मिस मत करिएगा लेक्चर। ओके गाइज, तो अभी तक जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन आल्सो, सो दैट कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ओके, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। सबसे पहले, क्योंकि हम एसिड, बेस और साल्ट ही पढ़ने वाले हैं, तो हमें ये पता होना जरूरी है कि एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। उसके बाद हम वन बाय वन अपने टॉपिक्स में इनको डिस्कस करेंगे। इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके साथ रिएक्शंस करते हैं, क्या वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। On the basis of chemical properties, all the compounds can be classified into three groups. जितनी भी सब्सटेंसेस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने उन्हें एसिड, बेस और साल्ट तीन कैटेगरी में रखा है। एसिड क्या है, बेस क्या है। एसिड जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर खट्टे, जैसे संतरा, नींबू, इस तरह से जो भी खट्टी चीजें हैं वो सब आपकी एसिड्स हैं। टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे हम इसका और भी डिटेल अभी डिस्कस करेंगे गाइस। बेस क्या है, हैव ए बिटर टेस्ट, सोपी टू टच, जिस तरह से सोप होती है कुछ स्मूथ सी, उस टाइप का होता है इसका टच। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, रिलीज OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जबकि एसिड में क्या H+ आयन दे रहे थे और जो कि बेसिस है वो आपको क्या दे रहे हैं, OH आयन दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही कंडक्ट करते हैं, बट टेस्ट में फर्क है। अब केमिकली बहुत सारे एसिड इतने स्ट्रांग होते हैं, बेसिस स्ट्रांग होते हैं, उनको टेस्ट ऐसे टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो हम इनको इंडिकेटर्स के थ्रू टेस्ट करते हैं। जैसे कि जो एसिड है, हम कैसे पता लगाएंगे कि ब्लू लिटमस होता है, उसको रेड में कन्वर्ट कर दिया अगर सॉल्यूशन में, तो वो है एसिड, और अगर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो हो गया आपका बेस। ओके गाइस, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि एसिड, बेस जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सॉल्यूशन एसिड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और बहुत हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, तो हमें उन्हें टच करना, इवन टच करना, टेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, टच करना भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो हम उन्हें इंडिकेटर्स के थ्रू टेस्ट करते हैं कि ये आपका एसिड है या फिर बेस है। तो इंडिकेटर क्या है, indicator is a dye that change color when it is put into an acid and base. इंडिकेटर एक तरीके से डाइज है जो कि एक्सट्रैक्ट होते हैं, प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट होते हैं इंडिकेटर्स, आपके नेचुरल भी इंडिकेटर्स होते हैं, 4 तरह के होते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगी आपसे। तो इंडिकेटर एक्चुअली क्या है, जो एसिड या बेस का कलर चेंज हो जाता है। जब भी इंडिकेटर्स में हम एसिड या बेस का सॉल्यूशन डालते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है। एन इंडिकेटर्स गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेस, एसिड में डिफरेंट टाइप के कलर्स हो जाते हैं और बेस में डिफरेंट कलर देते हैं इंडिकेटर्स। Thus an indicators tell us the substance we are testing in an acid or base by change in its color. इंडिकेटर का जो कलर चेंज होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो भी हम सब्सटेंस टेस्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी में वो एसिड है या फिर बेस है। कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम एसिड या बेस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। On the basis of occurrence, indicators are categorized into 4 types. Natural indicators, जो कि by nature हमें मिलते हैं, naturally मिलते हैं, synthetic, universal और olfactory indicator. We'll discuss these one by one. Natural indicators क्या है, indicators obtained from natural sources. जो भी नेचुरल सोर्सेज से हमें मिले वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, लाइक लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हल्दी जिसे हम कहते हैं, रेड कैबेज, चाइना रोज, ये सब क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है। जो भी हमें ये सब चीजें क्या है, नेचुरली अकरिंग है। सो आर कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स यूज वाइडली टू शो एंड द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंसेस। नेचुरल इंडिकेटर जो हम ये यूज करते हैं, ये सब हमें ये बताने के लिए यूज करते हैं कि एसिड है कोई सब्सटेंस या फिर बेस है। लिटमस पेपर,
ये भी आपके जितने भी ये लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज, अब क्या क्या चेंजेस होते हैं लिटमस पेपर में जब हम एसिड सोल्यूशन में डालते हैं या फिर हम बेस को टेस्ट करते हैं, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में, लेट्स सी वन बाय वन। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, फंगस और एल्गी, दोनों की सिम्बायोसिस होती है, दोनों जब साथ में रहते हैं तो वो लाइकेन बना लेते हैं। तो लिटमस पेपर जो होता है वो लिटमस से ही ऑब्टेन होता है, लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर, लिटमस का जो सोल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर, ब्लू और रेड, 2 कलर में आता है लिटमस पेपर, एक ब्लू और एक रेड। एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड क्या है वो लिटमस पेपर होता है उसे रेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके गाइस, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी कि बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये याद रखिएगा, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, यानी कि बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो अपोजिट क्या हो गया, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। टर्मरिक, हल्दी जो हम नेचुरली अपने घरों में यूज करते हैं, टर्मरिक इज येलो इन कलर, टर्मरिक सोल्यूशन टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। ये नेचुरली आपने देखा होगा कि कपड़ों में जब कभी कोई दाग लग जाते हैं हल्दी के और उस पर हम साबुन लगा देते हैं, जब भी हम उसमें साबुन लगा देते हैं, सोप लगा देते हैं, तो वो रेडिश ब्राउन का कुछ आपको दिखाई पड़ता होगा कलर। वो क्यों होता है, क्योंकि सोप क्या होते हैं हमारे, सोप बेस होता है और टर्मरिक आपका इंडिकेटर है। तो जैसे ही इंडिकेटर सोप बेस के साथ आता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का आपका कलर हो जाता है, जो कि टर्मरिक का कलर होता है। तो ये बताता है कि जो हमारे सोप होते हैं वो सब बेस होते हैं। टर्मरिक डजंट चेंज द कलर विद एसिड, एसिड के साथ टर्मरिक का चेंज नहीं होगा, टर्मरिक का कोई भी कलर चेंज नहीं होता है अगर हम एसिड सोल्यूशन के साथ उसकी रिएक्शन होती है। रेड कैबेज क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज जो इंडिकेटर है वो रेड कैबेज लीव से एक्सट्रैक्ट होता है। इट इज रेड इन कलर, जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड एंड टर्न्स ग्रीनिश विद बेस, रेड कैबेज का जो जूस होता है वो रेड कलर होता है। ओके गाइस, अगर हम इसमें एसिड सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो वो रेडिश ही रहता है, और अगर हम उसमें बेस सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। अगर कलर रेड ही है तो इट मींस वो एसिड है, और अगर हमारा कलर क्या हो गया, ग्रीनिश हो गया, तो इट मींस वो क्या था, जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो बेस हो जाएगा। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाती है। जो ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं कि अगर किसी चीज की स्मेल चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बेस पर हम पता लगाते हैं कि जो आपका एसिड है सब्सटेंस या फिर बेस है। दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड द ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस में जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। अनियन बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर का। अनियन का जो पेस्ट या जूस या अनियन ऐसे रखा हुआ है, तो अगर उसकी स्मेल खत्म हो जाए, आपको उसकी स्मेल नहीं समझ आए, अगर हम उसमें बेस ऐड कर देते हैं तो अनियन की जो स्मेल है वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर एसिड के साथ हम एसिड रिएक्ट करता है, एसिड ऐड करते हैं, तो फिर उसकी स्मेल अनियन की आप चेंज नहीं होती, अनियन के स्मेल को आप डिटेक्ट कर सकते हो। जबकि हम एसिड के साथ उसको ऐड करते हैं, और जब अनियन में हम बेस ऐड करते हैं तो अनियन की खुद की जो स्मेल होती है वो आप नहीं डिटेक्ट कर पाओगे। वनीला एक्सट्रैक्ट, आइसक्रीम खाते हैं कितना मजा आता है ना। द स्मेल ऑफ वनीला वैनिशेस विद बेस बट इट्स स्मेल डजंट वैनिशेस विद एन एसिड, जो वनीला होता है एसिड के साथ इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, बट इट्स स्मेल डज नॉट वैनिश विद एन एसिड, एसिड के साथ क्या होता है कि इसकी स्मेल जो होती है वो एज इट इज रहती है, जबकि बेस के साथ वनीला की जो स्मेल होती है, वनीला एसेंस का एक अलग तरीके का फ्लेवर होता है, वो स्मेल होती है, वो अगर हम बेस ऐड करते हैं वनीला में तो वो जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है, वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, वाइल एसिड के साथ हम उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि आपको फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये दो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स बिकॉज हम लेबोरेटरी में इनको सिंथेसाइज करते हैं। फिनोफ्थलीन इज कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, इट रिमेन्स कलरलेस विद एसिड
बट टर्न्स इनटू पिंक विथ बेस। एसिड के साथ तो ये आपका कलरलेस हो जाएगा फिनोफ्थलीन, लेकिन पिंक हो जाता है किसके साथ? बेस के साथ। जब हम फिनोफ्थलीन सोल्यूशन में बेस ऐड करते हैं तो उसका जो कलर है फिनोफ्थलीन का वो पिंक कलर का हो जाएगा। बट अगर हम उसमें एसिड ऐड करते हैं तो वो एज इट इज ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। तो ये पता चल, अगर कलरलेस सोल्यूशन बना रहा तो इसका मतलब है कि हमने उसमें एसिड ऐड किया, और अगर उसका कलर पिंक हो गया तो इसका मतलब है कि हमने उसमें बेस ऐड किया। ओके, मिथाइल ऑरेंज, अब ये कैसे डिटेक्ट करता है एसिड और बेस को? मिथाइल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। मिथाइल ऑरेंज से पता चला ऑरेंज कलर होता है। इट टर्न्स इनटू रेड विद एसिड। जब हम इसमें एसिड को ऐड करते हैं तो इसका कलर हो जाता है रेड। एंड टर्न्स इनटू येलो विद बेस, और अगर हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? येलो। तो इंडिकेटर्स का कलर कैसे चेंज हो रहा है उसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हम सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं उसमें वो एसिड है या फिर बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब हमने बाकी जो इंडिकेटर्स देखे, बाकी 3 तरह के जो इंडिकेटर्स देखे, वो हमें ये तो बता रहे थे कि सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक बेस है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये चीज हमें उनसे पता नहीं चल रही थी। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को हम जब यूज करते हैं तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कितनी एसिडिटी है किसी सब्सटेंस में और कितनी बेसिसिटी है। The common indicators cannot tell us the relative strength of acid or base. To obtain an idea of how acidic or basic a substance is a universal indicator. तो किसी भी सब्सटेंस को हमें ये आइडिया बताने के लिए कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर्स ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू होती है 1 to 14। इस pH वैल्यू के बेस पर ही हम ये देखते हैं कि कितना एसिडिक है कोई सब्सटेंस और कितना बेसिक है। आई शो इन दिस। अभी मैं आपको बताती हूँ एक 1 by 1 करके बच्चे। द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच शोज द डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ pH। कलर मैचिंग इस तरह से चार्ट होता है आपका pH वैल्यू का, pH पेपर भी होता है, उसमें डिफरेंट रीजन में अलग अलग टाइप का कलर होता है, और वो कलर ये बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना कोई वीकर बेस है या फिर एसिड है। अगर यहाँ से देखिए 7 होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि ना तो एसिड और ना तो वीक, ठीक है, ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है। 7 अगर यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आ जाए, कोई भी आपने सब्सटेंस डाला और यहाँ पर ये मिड में ग्रीन कलर का शो हो रहा है, इट मींस जो आपने सब्सटेंस डाला है वो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इधर को टर्न करते हैं तो हमारी एसिडिटी बढ़ती है, 7 to 1 एसिडिटी इंक्रीज होती है। और अगर हम इधर को आएंगे राइट हैंड साइड को तो एसिडिटी डिक्रीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ से ध्यान रखिए कि 7 तो आपका न्यूट्रल, और जैसे हम 1 की तरफ चले जाएंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती है, और हम राइट साइड जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती है। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखना शुरू करते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो अगर कोई भी आपका एसिड 4 पर आ रहा है तो इट मीन्स वो वीक एसिड है, और अगर 1 पर आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, एक आपका 1 पर एसिड आ रहा है और एक 6 पर आ रहा है, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड? तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, एसिडिटी जैसे हम इधर को बढ़ रहे हैं तो एसिडिटी आपकी ऐसे जब हम बढ़ रहे हैं तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो जो 1 पे आएगा हमारा एसिड वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो 6 पर है वो वीक एसिड होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर किसी का कलर रेड आ जाता है और किसी का येलो, तो रेड आ रहा है मींस एसिड तो है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और येलो आ रहा है तो वीक एसिड है, और अगर ग्रीन आ गया तो न्यूट्रल है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ। जब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है। बेसिसिटी बढ़ती है यानी कि इसका एल्कलाइन नेचर है किसी भी सब्सटेंस का, वो बढ़ जाता है इधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ ऐसे मूव करते हैं। तो 14, अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 14 है,
तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू 8 है तो इसका मतलब है कि वो वीक बेस है। यानी कि 8 to 14, अगर इस रेंज के बीच कोई भी सब्सटेंस आता है तो इसका मतलब है कि वो बेसिक है। बेस उसका नेचर क्या है? बेसिक नेचर है या एल्कलाइन नेचर है। और 8 से लेके 14 तक जैसे ये आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं, बेसिसिटी भी बढ़ रही है। और अगर हम इसका ऐसे अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड चले तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है। अगर मैं कंपैरिजन करूं 10 और 13 में, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? 13 स्ट्रॉन्ग बेस होगा और 10 क्या होगा? वीक बेस होगा। तो इस पूरे पीएच चार्ट को देखिए बहुत ध्यान से, और पीएच वैल्यूज को देखिए, और इनके कलर्स को भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको एसिडिटी बहुत सारे सब्सटेंस को अरेंज करना होता है कि एसिडिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या फिर आपको डिक्रीज ऑर्डर में, जो भी आपको दिया हो, तो आप इस पीएच के बेस पर आप कर सकते हो। 7 से आप मानकर चलोगे कि न्यूट्रल है, और 7 से लेके 1 तक एसिडिटी बढ़ती है। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, बस इतना याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड एसिडिटी इंक्रीज हो रही है और राइट हैंड साइड आपकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, और बाकी क्वेश्चंस इसी हिसाब से आप अपने सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अब हम देखते हैं एसिड। अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था आपको एसिड से, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं एसिड्स के। ऑलरेडी आपको बताया मैंने कि एसिड सोरेंट एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। किसी भी, अगर आप कपड़े पर एसिड डाल दो, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कपड़ा फट जाएगा, खराब हो जाएगा। किसी भी मेटल पर डाल दें तो मेटल खराब हो जाएगी। तो इट मींस एसिड जो है वो कोरोसिव नेचर होता है। एंड एसिड इज एनी हाइड्रोजन containing substance that is capable of donating a proton to another substance. प्रोटॉन और हाइड्रोजन है। एसिड क्या होते हैं? हाइड्रोजन containing substance होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाकी और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं, बट सारे तो एसिड नहीं होते, क्योंकि सारे हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं कर सकते। टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के बेस पर ही एसिडिटी डिक्रीज और इंक्रीज होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे अभी इसको और भी डिटेल में। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर पीएच वैल्यू आर ऑलवेज लेस देन 7, क्योंकि 7 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड चल रहे थे तो सारे एसिड थे, और लेफ्ट हैंड साइड जाने पर एसिडिटी बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। When react with metals, these substances produce hydrogen gas. हम एसिड के बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये H2SO4, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, HCl भी आपका एसिड है, बहुत सारे एसिड है। आगे हम इसको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से भी आपको मैं आगे डिस्कस करूंगी। टाइप्स ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और मिनरल एसिड। अभी हम यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे मैं डिस्कस करूंगी कि वीक एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। अभी हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड, यानी कि एसिड को अकरेंस के बेस पर, किस कहाँ से वो मिलते हैं हमें एसिड, उसके बेस पर हमने इनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड। प्लांट्स मटेरियल में हो या फिर एनिमल में जो भी एसिड्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक एसिड, और जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, यानी कि हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं होते। हमें खाते पीते, क्योंकि हमारी बॉडी में खुद वो प्रेजेंट होते हैं, और जो भी चीजें हम खाते पीते हैं अगर उनमें कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे। प्लांट्स मटेरियल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एसिड्स हम खाते हैं। तो Organic acid is not harmful to eat or drink. Substance containing naturally occurring acid in them, क्योंकि naturally occurring acid होता है। citric acid, जितने भी हमारे citrus food होते हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जितने भी citrus foods होते हैं। एसिटिक एसिड जो विनेगर हम यूज करते हैं खाने में, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, टार्टरिक एसिड टर्मेरिक अनराइप जो ग्रेप्स होते हैं, कच्चे ग्रेप्स होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, फॉर्मिक एसिड एंटेस्टिंग में होता है। तो ये जितने भी एसिड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते हैं। हम उन्हें खा सकते हैं या फिर हम उन्हें पी सकते हैं, ईट और ड्रिंक। ओके गाइस, तो ऑर्गेनिक एसिड समझ आया आपको कि वीक एसिड होते हैं। मिनरल एसिड क्या होते हैं? ये मैनमेड एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं,
और इन्हें अगर हमने टच भी कर लिया तो हाथ जल जाएगा, बहुत हार्मफुल होते हैं और इसलिए हमें इनको बहुत ध्यान से यूज करना होता है लेबोरेटरी में। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आर मैन-मेड एसिड HCl, H2S4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मिनरल एसिड है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन भी मिनरल है, सल्फर भी मिनरल है और नाइट्रोजन भी मिनरल है। तो जो भी आपके एसिड जो होते हैं मैनमेड एसिड होते हैं, मिनरल एसिड है। केवल कार्बोनिक एसिड ऐसा होता है जो कि वीक एसिड होता है। इसके अलावा जितने मिनरल एसिड्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है जब हम इन्हें यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं और डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। A concentrated acid is one which contains the minimum amount of water in it. Concentrated acid होता है कि इसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है और एटलीस्ट जितनी रिक्वायरमेंट है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वाटर इसमें लगभग ना के बराबर होता है। जितना सब्सटेंस आपका कंसंट्रेटेड में हार्मफुल होता है उतना डाइल्यूटेड हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि डाइल्यूटेड में क्या होता है, वाटर मिक्स होता है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, और कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर वाटर इन इट। सो क्लियर हो गया बच्चों कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूटेड एसिड क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तो उन्हें हमें डाइल्यूट करने की जरूरत होती है। जब भी हम उन्हें कई बार यूज करते हैं तो डाइल्यूशन की जरूरत होती है। बट डाइल्यूट करते समय एसिड को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ध्यान देने वाली है, डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। हम कैसे डाइल्यूट करेंगे किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर कभी लेबोरेटरी में यूज करते हो तो एसिड में कभी भी वाटर को ऐड नहीं करते, हमेशा वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं? The process of mixing the concentrated acid and water are mixed with water is highly exothermic. Heat producing the dilution of concentrated acid should always done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid. कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड नहीं करते हैं, वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड को ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐड करते हैं, क्योंकि जो ये एडिंग की प्रोसेस होती है ये एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्विंग प्रोसेस होती है। अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है हमने किसी भी एसिड को और उसमें वाटर ऐड करते हैं तो जो ये रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी और बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, जो कि बहुत डेंजरस हो जाती है। लेकिन जब हम वाटर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे, तो जो वाटर होता है वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर वो इतना हार्मफुल नहीं होता। तो इसीलिए हमें हमेशा वाटर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ऐड करना चाहिए, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐड करते हैं, एकदम से भी वो भी नहीं, एकदम से डालेंगे तो वो एक्सप्लोसिव हो जाएगा। However, water is added to acid and heat evolve at once. अगर हम वाटर के सब में एसिड को मिलाएंगे, एसिड में डायरेक्ट हम वाटर को डालेंगे तो क्या होगा, अचानक जो हीट इवॉल्व होगी वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगी और वो एक्सप्लोसिव हो जाएगी। Can splash the acid on our face or cloth and causes the acid burns, और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो हमेशा जब भी हम डाइल्यूशन करें कंसंट्रेटेड एसिड का तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वाटर में हम एसिड को धीरे धीरे ऐड करें, ना कि एसिड में वाटर को डालें। ओके गाइस, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमें क्यों वाटर के साथ ऐड करना, क्यों वाटर के साथ एसिड हमें जब ऐड करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ध्यान रखने होते हैं, और क्यों हम कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड नहीं करते डायरेक्टली। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं घुमा फिरा के, तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बस। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने समझ लिया, थोड़ा सा कुछ हमने इंट्रोड्यूस हो लिया अभी एसिड से कि एसिड एक्चुअली है क्या। अब इनको हम थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। एसिड के बारे में हमने क्या जाना कि एसिड सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर, हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है। जो भी एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं और हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं या कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या, हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के लिए कैपेबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो हाइड्रोजन कंटेनिंग तो है
बट वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते, इसलिए हम उन्हें एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, वो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग है, बट वो हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं करता, इसलिए हम उसे एसिड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो एसिड जितने भी होते हैं वो सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस हैं, बट वो कैपेबल होते हैं प्रोटॉन डोनेशन के लिए या रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन। टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। ब्लू लिटमस अगर हम इंडिकेटर के थ्रू टेस्ट करते हैं तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और पता चल जाता है कि ये एसिड है। और भी मैंने इंडिकेटर्स बताए थे आपको एसिड्स को टेस्ट करने के लिए। और जो वाटर के साथ अगर हम उसको डिसॉल्व करते हैं एसिड को, तो वो कौन से आयन रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है कि किसी एसिड की एसिडिटी कितनी होगी, यानी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर वो वीक एसिड होगा। देयर पीएच वैल्यू आर ऑलवेज लेस देन 7। 7 क्या था? 7 तो न्यूट्रल पर होता है, ग्रीन कलर जो मैंने आपको पीएच इंडिकेटर पे अभी दिखाया था। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। 6, 5 इस तरह से हम कंटिन्यू आगे 1 तक जाएंगे तो 1 जहां पर पीएच वैल्यू 1 आएगी वो एसिडिटी बहुत ज्यादा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। अगर किसी की पीएच वैल्यू 5 है तो वीकर एसिड है। यानी कि 7 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं 1 तक तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। Acid reacts with metal to form hydrogen gas. Most of the acid react with metal to form salt. जो भी एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है या हमें पॉपअप की जब आवाज होती है, हम केमिकल लेबोरेटरी में जब टेस्ट करते हैं मेटल के साथ एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं तो जो पॉपअप की साउंड होती है उससे हमें ये पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जितने भी मोस्टली एसिड्स होते हैं वो अगर मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं उस मेटल से रिलेटेड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पर देखो मेटल प्लस एसिड साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। जिंक मेटल है, अल्कलाइन मेटल, एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पर क्या बना? साल्ट बन गया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इस तरीके से जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब एसिड को जब हम मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर रिलीज होता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, साल्ट और यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर ये क्या बना? आपका वाटर। और जब किसका किसका रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे? मेटल कार्बोनेट के साथ। जब एसिड की केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या बना? साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू भी ये चीज को समझ लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, यहाँ पर सोडियम क्या है? एल्कलाइन मेटल है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया? मेटल कार्बोनेट। और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बनेगा? साल्ट। साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, साल्ट बन गया, एक्वस सॉल्यूशन साल्ट का बनेगा। और क्या रिलीज हुई यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना? वाटर, H2O। तो जब भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कि आफ्टर केमिकल रिएक्शन ये प्रोड्यूस होते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एक और हम रिएक्शन यहाँ पर देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपका मेटल कार्बोनेट है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सल्फेट यानी कि साल्ट बना, और ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बना, और क्या हुआ? और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये देखो वाटर, और यहाँ पर साल्ट कहाँ पर है? ये आपका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये साल्ट हो गया। तो यानी कि हम मेटल कार्बोनेट के साथ किसी भी एसिड की रिएक्शन कराएं, यहाँ पर ये देखो HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 के साथ जब हमने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई, सोडियम कार्बोनेट भी आपका मेटल कार्बोनेट है, तो क्या बना? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या है? साल्ट। सोडियम नाइट्रेट क्या है? साल्ट। और क्या बनना था हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? वाटर।
ओके, क्लियर हो गया बच्चों कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीन चीजें बनती है जब आपका एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल अब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर क्या होगा? जब भी एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो भी आपका साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम क्लोराइड साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वाटर। ओके बच्चों, क्लियर हो गया एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी जबकि एसिड मेटल कार्बोनेट और या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा कि एसिड की जब भी हमने बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही थी। अब कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि हम ये प्रूफ करते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट में या इन केमिकल रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है जब इवॉल्व होती है, तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो रहा है? तो उसके लिए हम कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये स्पेशली पूछ लिया जाता है कि क्या टेस्ट होगा, क्या आपकी एक्टिविटी होगी अगर आपको ये प्रूफ करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो हम एक्सपेरिमेंट एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अगर लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो लाइम वाटर जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर में जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो लाइम वाटर होता है वो टर्न हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। आप इसको नॉर्मली टेस्ट ट्यूब से भी चेक कर सकते हो। टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर लिया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपने गैस इंट्रोड्यूस कराई तो वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। द गैस इवॉल्व बिकॉज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही थी। दिस शोज दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक्सपेरिमेंट से हम ये शो कर सकते हैं कि ये गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम, अब रिएक्शन ये होती है कि एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर, एक्वस सोल्यूशन है ये, लाइम वाटर है, और जब हमने इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की कलर का होता है और क्या बनता है? वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर क्या? वाटर। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। But when excess of carbon dioxide is passed through the lime water, it makes milky color of lime water disappear. This happens because the formation of calcium hydrogen carbonate. As calcium hydrogen carbonate is soluble in water, thus the milky color of solution mixture disappear. ये भी बहुत important question आता है आपको एग्जाम में कि क्यों ऐसा होता है कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं लाइम वाटर में तब तो वो मिल्की कलर का हो जाता है, लेकिन जब हम कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास कराते हैं, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लाइम वाटर में पास कराते हैं तो फिर उसका कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर जो वाटर का जो मिल्की कलर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो दिख रहा था वो डिसअपियर हो जाता है। But when excess of carbon dioxide is passed through the lime water, it makes milky color of lime water disappear. This happens because the formation of calcium hydrogen carbonate. This one is calcium hydrogen carbonate. As calcium hydrogen carbonate is soluble in water, thus the milky color of solution mixture disappear. तो ये क्या होता है? वाटर में soluble होता है और इसलिए जो मिल्की कलर था वो disappear हो जाएगा। यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट और ये आपका बना वाटर। जब हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई लाइम वाटर में, लेकिन जब हमने फिर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। सो दैट्स व्हाई मिल्की कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम डिसअपियर।
तो क्लियर हो गया बच्चों कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज बतानी हो एग्जाम में तो विद एक्सपेरिमेंट हम इसको शो कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेस के लिए भी। जब आप बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब भी आपको ये रिएक्शंस पढ़नी है, और जब एसिड की हम यहाँ पर बेस के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं तो भी हम ये रिएक्शंस देखते हैं। एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसे हम बेसिकली कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। इसमें एसिड और बेस का जो बेसिक कैरेक्टर है बेस का और एसिड का एसिडिक कैरेक्टर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और साल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए एसिड और बेस, एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराई तो क्या बन रहा है। यहाँ पर देखो ये आपका है एसिड और ये हमारा बेस, और क्या बना आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट बनेगा और वाटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल आपकी प्रॉपर्टीज है एसिड की और बेस की। क्या, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट और यू कैन से द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हम यहाँ पर क्यों लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होंगे किसी भी एसिड में या फिर बेस में, हाइड्रोक्साइड आयन जो रिलीज होंगे केमिकल रिएक्शंस के लिए वो एक्वस सॉल्यूशन में तो रिलीज होंगे। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन कैसे रिलीज होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कैसे रिलीज होंगे, और तब ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, क्या बन गया हमारा, सोडियम क्लोराइड साल्ट बना, और क्या बन गया यहाँ पर वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ आ गई बच्चों, बहुत आसान है। Since the reaction between the acid and base both neutralize each other, hence it is also called the neutralization reaction। क्योंकि इनकी जो एसिडिटी और बेसिसिटी खत्म हो गई, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इसीलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनकी रिएक्शन कराएंगे, सेम रिएक्शन है आपकी, वही सोडियम कार्बन आपका ये बनेगा, सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बन गया। क्लियर हो गया बच्चों कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नेचर जो होता है मेटल ऑक्साइड का वो बेसिक नेचर के होते हैं। और एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराई थी तो अभी हमने देखा अपने प्रीवियस स्लाइड में कि क्या देखा, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी वो सेम है कि एसिड और बेस, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एंड क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट, साल्ट एंड वाटर, बिकॉज मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर केमिकल इक्वेशन से उनके थ्रू इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर, और ये कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है जो कि बेसिक होता है। अब किसी भी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, जो कि यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बन गया, और क्या बनेगा, वाटर बन गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो सेकंड रिएक्शन में यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड, ये सारे हम मेटल ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन देख रहे हैं। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बन गया और यहाँ पर वाटर बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम और रिएक्शन देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सेम रिएक्शन ही है, ये रिपीट हो गई है बच्चों। तो क्लियर हो गया बच्चों कि किस तरीके से जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है, क्योंकि ये एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी एसिड्स होते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो वीकर बेस हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, मिनरल हो, जिस भी टाइप के एसिड होते हैं, उसमें क्या चीज कॉमन होती है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉमन पॉइंट्स हैं। An acid is a substance which dissociates or ionizes on dissolving in water to produce hydrogen ion। जितने भी एसिड होते हैं जब वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं हम उन्हें, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए और ये क्लोराइड आयन बन गए। तो ये जो रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी एसिड का।
ऐसा बहुत सारे आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, बट उन्हें एसिड नहीं कहते क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते। Please note that the hydrogen ion do not exist as H ion in solution. Solution में हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में ये नहीं होते हैं हाइड्रोजन आयन, क्योंकि वो वाटर के साथ जो हाइड्रोजन आयन होता है वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो बेसिकली वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होते हैं। जो भी हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो फर्दर वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। Hydrogen is common to all acids. All acids contain hydrogen which they liberate when they react with active metal. जब भी कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस करा था केमिकल प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंट फीचर जो निकल कर आया वो क्या समझ आया कि जितने भी एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट्स तो हैं, बट जब भी उन्हें हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। सो द एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है और बच्चे से मिस कर देते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डोंट शो द एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन एंड डिसॉल्विंग इन वाटर। ग्लूकोज और अल्कोहल ये भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट्स है भाई, बट ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते। सो दैट्स व्हाई ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो द एसिडिक कैरेक्टर। So all the acidic contain hydrogen, but all the hydrogen contain compound are not acidic. क्लियर हो गया बच्चों की क्यों? तो all the acid contain hydrogen, जितने भी एसिड हैं उन सब में हाइड्रोजन होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो सब एसिड हो। हाँ, अगर वो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट मींस कि वो एसिड है, बट अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर वो बेशक आपका हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो बट वो एसिडिक नहीं होगा। एसिडिक नेचर ही आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज करने पर आता है। इसी बेस पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को भी डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि जितने अगर कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पार्शियली हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे होते हैं तो वो वीक एसिड होता है। आगे हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। अब यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और बच्चे इसे बहुत मिस कर देते हो और एग्जाम में जब आता है तो कहते हैं हाँ हमने तो सब कुछ पढ़ा, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हम पढ़ते समय मिस कर देते हैं। सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं एसिड की और ये हम भूल जाते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। कैसे आप शो करोगे कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट होते हैं वो सब एसिड नहीं होते? तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी एक्सपेरिमेंट है ये। यहाँ पर देखो एक बीकर में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ओके, और इस तरीके से हमने ये सर्किट पूरा बना दिया है और यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होता है, स्विच हम ऑन करते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डाइल्यूट HCl हमने लिया और डाइल्यूट HCl है, एसिड है, तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है और हाइड्रोजन आयन जब रिलीज हो रहे हैं तो ये जो यहाँ पर सॉल्यूशन था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो बल्ब ग्लोइंग है, ग्लो बल्ब जो ग्लो कर रहा है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। और क्यों कंडक्ट हो रही है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं, ओके। बट अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ही है ग्लूकोज का, और यहाँ पर जब हमने यहाँ पर स्विच को ऑन किया तो यहाँ पर बल्ब नॉट, यहाँ पर देखो बल्ब नॉट ग्लोइंग, बल्ब नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं हुए। ग्लूकोज हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड था बट यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं हुए, और हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं हुए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं हुई, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई तो बल्ब भी नहीं जला। तो क्लियर हो गया बच्चों कि क्यों ग्लूकोज सोल्यूशन होता है वो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और क्यों हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर। क्लियर हो गया, रीजन भी क्लियर हो गया। इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं,
तो ध्यान से, एक्सपेरिमेंट भी कई बार आपको आ जाता है डायरेक्ट, और कई बार रीजंस वाले क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अभी हमने ये टर्म यूज करे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो कुछ तो आपको समझ आया होगा। जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर समझा रहे थे तभी मैंने आपको बताया कि एसिडिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर हम जाते हैं 7 इंडिकेटर से, 7 pH वैल्यू से, तो एसिडिटी इंक्रीज होती है, और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी डिक्रीज होती है और बेसिसिटी बढ़ती है। तो ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का फंडा है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई भी एसिड अगर कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, डोनेट करता है, कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन अगर रिलीज हो रहे हैं, तो फिर उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग का मतलब है उसका मतलब है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितने आयन्स रिलीज हो रहे हैं। कंप्लीटली अगर आयन रिलीज हो रहे हैं हाइड्रोजन आयन, तो इट मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब कंसंट्रेशन से नहीं है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज रिलीज कर देते हैं, तो ये जो अदर सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शंस करते हैं वो भी बहुत तेजी से रैपिडली रिएक्शन करते हैं। जो भी अभी हमने केमिकल रिएक्शंस देखी थी, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन देखी थी, मेटल कार्बोनेट के साथ देखी थी, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रही थी, मेटल कार्बोनेट के साथ कर रहे थे तो क्या हो रहा था, साल्ट बन रहा था, वाटर बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी साल्ट बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। तो ये चीज क्लियर होगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो ये रिएक्शन शो करेंगे, अगर वीक एसिड है तो इतनी रैपिडली वो ये इस टाइप की रिएक्शन शो नहीं करते। और स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं, कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इट मींस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया बच्चों। और जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस हम अभी जो शो करें, आपके केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने ये ही एसिड यूज करे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओनली वन मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड, इज ए वीक एसिड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। क्लियर हो गया गाइस। अब हम देखते हैं वीक एसिड। तो एसिड का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, बट अगर पार्शियली हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं, कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन का आयोनाइजेशन नहीं हो रहा, तो इट मींस वो आपके वीक एसिड होंगे। An acid which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydrogen ion is called the weak acid. Okay, weak acid react quite slowly with other substances such as metal. जो भी हम chemical properties acid की देख रहे थे, तो वो जो chemical properties थी, जो other substances का जो reactions हमने देखा था, वो बहुत slowly होंगे, quite slowly। और जो weak acid होंगे, चूंकि इसमें हाइड्रोजन आयन का completely ionization नहीं होगा, तो वीक एसिड आपके क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। और कौन कौन से वीक एसिड होते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सिट्रस एसिड, जो भी हमारे क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड, जो भी सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल होते हैं हम खाते हैं, नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, बहुत सारे मौसमी वगैरह एक्सेट्रा। एसिटिक एसिड विनेगर, लैक्टिक एसिड कर्ड में, टार्ट्रिक एसिड टर्मेरिंड और अनराइप ग्रेप होता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में हम खाते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो ये वीक एसिड जो होता है कि वो हम आराम से इजिली उसे खा भी सकते हैं, और ये इतने हमारे लिए उतना डेंजरस नहीं होता। बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसे तो हम टच भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसे हम बहुत केयरफुली यूज करते हैं। तो गाइस क्लियर हो गया कि एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, वीक एसिड क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ क्लियर हो गया। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। आपसे डिस्कस करती हूँ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड 2021 में पॉसिबिलिटी है कि आपके इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस एसिड पर बनेंगे, बट जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, जो कि बच्चों का दिमाग इन क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाता, ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखिएगा। जो कुछ भी आपने इस लेक्चर में पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके गाइस, सो आई होप कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा होगा गाइस। तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर मिस मत कीजिएगा। ओके, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? बेस पार्ट 2, एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे गाइस। तो स्टे कनेक्टेड विद मी गाइस। ओके, बाय बाय।